हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 8 ग्रेविटेशन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड ओके। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? ग्रेविटेशनल फील्ड। बहुत सारे फील्ड होते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ ट्वेल्थ में। ठीक है, ट्वेल्थ में इलेक्ट्रोस्टैटिक जब आएगा उस टाइम पर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात मैं बोलूं बच्चों, इसको अच्छी तरीके से समझ लो। इसको अच्छी तरीके से समझ लिया बाद में ट्वेल्थ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, वो एग्जैक्टली इसकी तरह है। ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। कहने का मतलब क्या है, अगर हम एनालॉजी यूज करें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ट्वेल्थ में आसानी रहे इसलिए यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से पढ़ लो। ग्रेविटेशनल फील्ड, देखो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई मास है एम, उसके अराउंड में एक रीजन होता है। ठीक है, इतना रीजन। वैसे तो हम बाउंड्री नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल फील आए इसलिए मैं ये बाउंड्री दे रहा हूँ। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ये जो फील्ड है ये क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, ठीक है। मास अगर छोटा है, मास अगर कैसा है? छोटा, ये तो मैंने कैपिटल एम लिया। ठीक है, और मैं इसे बोल रहा हूँ बहुत बड़ा मास है। अगर छोटा मास है तो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड छोटा होगा। ओके, देखो मैंने अभी पहले बोला था कि बाउंड्री हम डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर भी हम बाउंड्री डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छा, तो बाउंड्री डिफाइन नहीं कर सकते तो आपको क्वेश्चन सबसे पहला ये होगा कि अगर हम बाउंड्री डिफाइन नहीं कर सकते तो हम कैसे बोल सकते हैं कि भैया ग्रेविटेशनल फील्ड बड़ा या ग्रेविटेशनल फील्ड छोटा। तो हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के रेफरेंस से। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों? जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्या? जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। एक मास m आपने यहाँ रखा, ठीक है, फिर एक दूसरा मास यहाँ पर आपने 1 किलोग्राम रखा। कितना मास रखा बच्चों? 1 किलोग्राम। ठीक है, और एक मास 1 किलोग्राम आपने यहाँ रखा, और एक 1 किलोग्राम आपने यहाँ रखा। ठीक है, और एक 1 किलोग्राम आपने यहाँ रखा। कितने मासेस हो गए? 1 2 3 4। ठीक है, हालांकि अगर 1 किलोग्राम नहीं रखते तो इसका फील्ड नहीं होता, ऐसा नहीं है। फील्ड है, लेकिन यह फील्ड कितना है, कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये चेक करने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलोग्राम ऐसा मास रखा। अच्छा, अब आप खुद ही सोच कर देखो कि ये जो चार 1 किलोग्राम है, ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से क्या सभी 1 किलोग्राम मास पे फोर्स, ये जो एम जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगाएगा, क्या वो सभी पे सेम ही लगाएगा? नहीं बच्चों, सेम तो नहीं लगाएगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मतलब पहला मास और दूसरा मास और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस इतना है, यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया, यहाँ पर डिस्टेंस और बढ़ गया, यहाँ पर डिस्टेंस और बढ़ गया। तो यहाँ पर फोर्स लगेगा 1 किलोग्राम पे। सोचो कि वो फोर्स होगा F1। फिर ये 1 किलोग्राम पे जो फोर्स लगेगा वो सोचो F2। फिर ये वाले 1 किलोग्राम पे लगेगा वो सोचो F3। और ये वाले 1 किलोग्राम पे लगेगा वो सोचो F4। कितना है? F4। अब अच्छी तरीके से देखो तो पहले 1 किलोग्राम वाले पे जो फोर्स लग रहा है वो हाईएस्ट होगा। ओके, ऐसा हम बोल सकते हैं F1 ग्रेटर देन F2 ग्रेटर देन F3 ग्रेटर देन F4। ठीक है, अब ये जो 1 किलोग्राम है ना बच्चों, इस पे इतना कम फोर्स लग रहा होगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि नहीं लग रहा होगा, लग रहा होगा, लेकिन इस 1 किलोग्राम पे इतना फोर्स लग रहा होगा कि उसको अपने आप को भी फील नहीं हो रहा होगा कि नहीं मुझ पे फोर्स लग भी रहा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो नेग्लेजिबल लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? नेग्लिजिबल। ठीक है, नेग्लिजिबल फोर्स। तो जहां से ऐसा फील होना शुरू हो जाए कि भैया अब तो नेग्लिजिबल फोर्स लग रहा है, ठीक है,
आप फॉर एग्जांपल आप खड़े हो और एक ट्रेन गई आपके पास से और ट्रेन हॉर्न बजाती हुई आई, तो क्या ट्रेन ने जब हॉर्न बजाना शुरू किया था उस टाइम से आपको सुनाई दे रहा था? नहीं, वो थोड़ी ट्रेन थोड़ी आपके पास आई तब सुनाई दिया ना। तो कहने का मतलब क्या है, और फिर आपसे दूर चली जाएगी तो क्या आपको सुनाई ही देगा? हर बार सोओगे फिर भी सुनाई देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक डिस्टेंस के बाद ऐसा लगेगा कि नहीं, अभी तो ट्रेन दूर चली गई, अभी उसका हॉर्न नहीं सुनाई दे रहा है। ठीक है, मतलब कि उसके जो हॉर्न की जो साउंड की जो रेंज है वो हम बोल सकते हैं कि खत्म हो चुकी है। इन द सेम सेंस यहाँ पर ये 1 किलोग्राम पे फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है, इस पे लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, लेकिन ये वाला जो 1 किलोग्राम है ये डिस्टेंस पे अब इसको फील होने लगा है कि नहीं, अब मुझ पे जो फोर्स लग रहा है अगर वो नहीं भी लग रहा है तो भी इतना एक्सेलरेशन मेरा चेंज होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम वहां पर क्या फिक्स करते हैं? बाउंड्री। यही डिस्टेंस यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब बहुत सीधी बात है बच्चों, इस फोर्स इस पे नहीं लग रहा तो ऑब्वियस है इस पे तो लगेगा ही नहीं, इस एम का फोर्स। ठीक है ना? तो ऐसे हम सिमेट्रिकल एक बाउंड्री डिफाइन कर देते हैं कि भैया इस रीजन में अगर आप कोई भी मास रखो, इट इज नॉट कंपल्सरी 1 किलोग्राम, पर कोई भी मास रखो तो ये एम किलोग्राम वाले भाई साहब, ये बड़े वाले भाई साहब, ये उस पे फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, ये उस पे फोर्स लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया वाला फोर्स लगा सकते हैं, ताकि एक्सेलरेशन भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो, ऐसा फोर्स लगा सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं भैया कि ये रीजन किसका है? इस एम का। ठीक है, हालांकि अगर आपने यहाँ पर मास रख दिया 2m, तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, लेकिन इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ना अपने एम वाले भाई साहब पे, वो बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भैया ये इलाका ये एम वाले भाई साहब का है, अब ये इलाका किसका है? 2m का। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या डिफाइन किया कि हमें छोटा मास लेना है। क्यों? क्योंकि हमें इलाका 1 किलोग्राम का डिफाइन नहीं करना है, हमें इलाका किसका डिफाइन करना है? इस एम का। और वो इलाका, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों? ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, अभी ये छोटा एम है तो इसकी वजह से क्या होगा देखिए, अभी फिर से मैं फोर्स पे आऊँ, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर है। ठीक है, तो मास पे भी डिपेंड करेगा ये फोर्स। तो ये मास इतना छोटा है कि आपने 1 किलोग्राम यहाँ पे रखा तो फोर्स लग रहा, यहाँ पे रखा तो भी फोर्स लग रहा, लेकिन थोड़ा और दूर लेके गए तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस एम की वजह से कोई फोर्स इस पे नहीं लग रहा है, बट नेग्लेजिबल एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कल हमने डिस्कस किया, कहने का मतलब है कि अगले वीडियो में हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये ऐसा रीजन है, इट इज अ रीजन अराउंड, it is a region around any mass in which it can apply appreciable force। appreciable मतलब वाह वाह क्या फोर्स लगा, ऐसा नहीं। appreciable फोर्स मतलब कि वो उस छोटे से मास पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सके, ऐसा। it is a region around any mass in which it can apply appreciable force on unit mass if it is placed in given region। ओके, ये है ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ में आया? ओके, ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है बच्चों। कैसा कंसेप्ट है? इमेजिनरी। इट इज इमेजिनरी कंसेप्ट। कहने का मतलब क्या है कि देखो, आप पे मास है, आपके पास मास, आपके अराउंड क्या ऐसा फील्ड दिख रहा है आपको? नहीं, ये इमेजिनरी कंसेप्ट है। ठीक है, फील किया जाता है लेकिन देखा नहीं जा सकता, इसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, फील कर सकते हैं। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत बड़ा है बच्चों, हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, इट इज इमेज। अच्छा, अर्थ का बहुत बड़ा है, अब सन का सोचो, सन का तो कितना बड़ा होगा। कहने का मतलब, अच्छा पहले एक बात लिख लो, वी कांट डिफाइन वी कांट डिफाइन clear boundary of this field। We can't define clear boundary of this field। Okay, because gravitational force is
लॉन्ग रेंज फोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लगता है, ठीक है, बट रफली we can say that if unit mass does not experience some appreciable acceleration because of given mass, okay, at certain distance, then it will be boundary, of the field, ठीक है। अच्छा, अगर इस तरह से हम बाउंड्री डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं किसका फील्ड बड़ा, किसका फील्ड छोटा। ओके, लार्जर द मास, लार्जर द मास, लार्जर द फील्ड, जितना मास बड़ा उतना फील्ड बड़ा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब कि अगर छोटा मास है तो उसका फील्ड छोटा। बच्चों, थोड़ी थोड़ी आपको ग्रेविटेशनल फील्ड की फील आई, ठीक है। अब हम डिफाइन करेंगे ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ, या तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको कभी कभी इंटेंसिटी भी बोला जाता है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, हम सिंबल उसका ई यूज करेंगे, समटाइम आई भी यूज किया जाता है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है ना, इसलिए अभी हम ई यूज करेंगे। और बच्चों, मैं ये फिर से बोल देता हूँ, ये जो हमने जैसा भी ग्रेविटेशनल फील्ड देखा है ना, ऐसा रीजन और वैसा, इन द सेम सेंस वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, वहां पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, तो ये क्या है? इट इज force acting per unit mass, it is force acting per unit mass। कहने का मतलब क्या है? E is equals to F upon m, ओके। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। तो मतलब कि मैं E बार इज इक्वल्स टू F बार अपॉन m करूं। देखो, हर बार जब डायरेक्शन की बात आती है ना, तो आपको फॉर्मूले से ही डायरेक्शन मिल जाती है। ये F बार है ना, और ये E बार है, तो दोनों की डायरेक्शन देखो, वहां पर माइनस माइनस कुछ लगाया नहीं, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, या तो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज इन डायरेक्शन ऑफ किसके डायरेक्शन में होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। देखा जाए तो मैग्नीट्यूड वाइज तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही है बच्चों, जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया कि ई बार इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम। ठीक है, अब देखो ये कैसे आया। हमने तो यूनिट मास का लिखा था, आप तो बोल रहे हो कि सर ये एम, देखो कोई बात नहीं, ये फील्ड है इसका, इस भाई का, इसका मास कितना है? एम, ओके। तो यहां पर सोचो कि मास रखा है एम, क्या रखा है? एम, और ये डिस्टेंस कितना है? आर। चलो, समझ में आया। तो इस मास पे फोर्स लगाएगा, ओके। फोर्स ऑन मास एम इज एफ, ठीक है। इस पे कितना फोर्स लगाएगा? एफ। देयरफॉर फोर्स ऑन मास 1 किलोग्राम इज नथिंग बट
E। अभी हमने देखा ना कि 1 किलोग्राम पे जो फोर्स लगेगा वो होगा E। Therefore what you can say, E is equals to 1 into F divided by M। So E is equals to हमें क्या मिला बच्चों, F upon M मिला। कहने का मतलब क्या है कि आप फोर्स फाइंड कर लो पहले, कितना फोर्स लग रहा है, डिवाइड बाय उसका मास कर दो, तो आपको वहां पर इलेक्ट्रिक बोल रहा हूं मैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी है वो मिल जाएगी। अभी देखिए इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है। हियर F is equals to G M upon R square, इतना फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। Therefore E equals to G M upon R square into M। नीचे ये M वाला डिवीजन में है ना, सो सी M गॉट कैंसल्ड आउट। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला बच्चों, E इज इक्वल्स टू GM अपॉन R स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है, GM अपॉन R स्क्वायर। अच्छी तरीके से देखोगे तो यहाँ पर आपको स्मॉल मास नहीं दिख रहा है, फिजिकली भी ये जो है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ किसकी है, इस बड़े मास की। यहाँ छोटा मास हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तो ये सभी जगह पर फोर्स तो लगाएगा ही। अगर यहाँ पर आपने छोटा मास रखा तो उसको फोर्स फील होने वाला है। यहाँ तो ऑलरेडी उसने, फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि जो पानी है वो बह ही रहा है, अगर आप वहां पर जाओगे तो उसके साथ तैर कर आप यहाँ जा सकते हो, वरना क्या आप अगर उस पर नहीं जाओगे तो क्या पानी फ्लो होना बंद हो जाएगा? नो, इट्स नॉट लाइक दैट, पानी तो फ्लो होगा ही होगा। एक दूसरी बात है, आपने एक स्टोन लिया, एक पत्थर लिया, ठीक है, उसको आपने हाथ में पकड़ा, ठीक है, तो क्या उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है? लग ही रहा है ना, कैसे पता चलेगा? उसको छोड़ दो, क्या वो वहां पर स्टेडी रहेगा? नहीं, वो तो नीचे चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो मौजूद ही रहेगा। आप यहाँ पर इंटेंसिटी तो मौजूद ही रहेगी, आप वहां पर मास रखते हो तो आपको फील होगा कि हाँ भैया आपको कितना फोर्स लगता है। देखो यहाँ पर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू E इंटू एम, या तो फोर्स इज इक्वल्स टू M इंटू E। आप बोलोगे सर फोर्स इक्वल टू तो एम ए था, यहाँ पर फोर्स इक्वल टू आपने M इंटू ई बार भी ला दिया। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स का स्पेशल GM अपॉन R स्क्वायर, समझ में आया? अभी एक चीज मैं और यहाँ पर डिफाइन करना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर से हमें क्या पता चलता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ एनी मास, देखो मैं इंटेंसिटी लिखूं या स्ट्रेंथ लिखूं दोनों सेम है। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ एनी या ग्रेविटेशनल फील्ड लिखूं, ठीक है, तीनों सेम है। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ एनी मास डिपेंड्स ऑन इट्स मास। अच्छा, ऑफ एनी मास डिपेंड्स ऑन इट मास, मतलब जिसका मास ज्यादा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा, ठीक है। एंड दूसरा क्या है, दैट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन, इट मतलब ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस फ्रॉम मास, डिस्टेंस फ्रॉम मास। देखिए डिवाइड बाय आर स्क्वायर है, कहने का मतलब डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी भी ज्यादा नहीं होगी, कम होगी। ये है आर, सोचो, और ये है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, तो इस तरह ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। ओके, समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? यहाँ पर देखो ये जीरो टच नहीं हो जाएगा, थोड़ा मैं इसको अच्छा कर देता हूँ। इंफिनिटी पे जीरो होगा। ओके, व्हाट यू कैन से हियर, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। और डायरेक्शन किधर? डायरेक्शन ये जो है इस मास के ऊपर, अगर हम सोचो कि ये इसको ए बार आर बार ले रहे हैं, इसको ये वाला जो है ना, ये क्या है? आर बार। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है? तो बड़े मास की ओर। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ई बार की डायरेक्शन देखना चाहे तो नेगेटिव है, तो ई बार इज इक्वल्स टू माइनस GM अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप मतलब कि ये जो आर की डायरेक्शन दिखाएगा, लेकिन कौन सी? नेगेटिव आर कैप।
ठीक है, नेगेटिव आर की। क्यों? क्योंकि आर बार है वो तो मास से दूर जा रहा है ना, यहाँ पर देखिए। सो नेगेटिव आर का मतलब कि मास की ओर आ रहा है। ये जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है वो तो मास की ओर ही आती है ना। हाँ ऐसा। तो आपको ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का अच्छा सा नॉलेज हो गया बच्चों। ओके, चलिए हम थोड़े से एग्जांपल यहाँ पर अगर सॉल्व करें। एक सबसे पहले बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि ये है 10 किलोग्राम मास। ठीक है, यहाँ से 2 मीटर, यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। क्या फाइंड करना है बच्चों? ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। क्या आप फाइंड कर सकते हो? इट्स वेरी सिंपल, E इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, जी एम अपॉन आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू जी इंटू 10 अपॉन आर स्क्वायर। अभी आर कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर? 10g/4। अभी 10g/4 और अगर देखें तो 5/2 बोल सकते हैं। यस, इट इज इक्वल्स टू 5/2g, या तो 2.5g। अगर आप g की वैल्यू रखना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यूनिट क्या होगा उसका? ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का यूनिट देखो, फोर्स अपॉन मास है तो फोर्स मतलब न्यूटन पर किलोग्राम होगा ना। एक तो न्यूटन पर किलोग्राम हो सकता है, दूसरा दूसरा क्या हो सकता है सोचिए। न्यूटन का है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये किलोग्राम, सॉरी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम किलोग्राम कट हो गया। सो दूसरा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया। वो तो हमें पहले से ही पता है कि एक्सेलरेशन की तरह ये बिहेव करती है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो हमने ऑलरेडी देख रखा है, उसका भी यूनिट कितना है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यू कैन से दैट डायमेंशनली gravitational field intensity and acceleration due to gravity both are same। ओके, समझ में आ रहा है आपको अच्छी तरीके से। और यहाँ पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कौन सी डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमें ऐसा लिखना है, पहले तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, न्यूटन पर किलोग्राम। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जब पूछे तो आप न्यूटन पर किलोग्राम लिखो, ठीक है। और इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन का मतलब क्या है? इस डायरेक्शन का मतलब है कि टूवर्ड्स मास। क्या लेंगे बच्चों? टूवर्ड्स मास। ठीक है, समझ में आया आपको अच्छी तरीके से। अच्छा, एक और मास अगर हम ले तो क्या है? एक मास यहाँ पर, एक मास यहाँ पर, ये है 4 किलोग्राम। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, सेम टू सेम आएगा। यहाँ पर जी एम अपॉन आर स्क्वायर है, वहां पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा। ये 4 किलोग्राम है, ये 6 किलोग्राम है। यहाँ पर मुझे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी चाहिए। ओके, और सोचो कि ये है 2 मीटर। क्या है ये बच्चों? 2 मीटर। और ये भी सोच लो 2 मीटर, और ये एंगल 60। अच्छा, एंगल डिफाइन करना जरूरी है, क्यों नहीं? देखो, इसकी वजह से ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इस साइड पे, इसको चलो E1 ले लेते हैं, और इसकी वजह से इस साइड पे, इसको चलो E2 ले लेते हैं। तो ये पॉइंट जो है ना, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू E1 बार प्लस E2 बार। ठीक है, वेक्टर सम आएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलो सबसे पहले मैं आपको ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लिखवा देता हूँ। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कहीं पे भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आ सकता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, या इससे पहले भी कई बार हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बोल चुके हैं। व्हेनेवर यू हर्ड सुपरपोजिशन, उस टाइम पर आपको डायरेक्टली स्ट्राइक हो जाना चाहिए, सुपरपोजिशन मतलब एडिशन। सुपरपोजिशन का मतलब एडिशन, ठीक है, भूलना मत। क्या है? सुपरपोजिशन का मतलब एडिशन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ये सुपरपोजिशन किसकी है? ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, मतलब किसका एडिशन? ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का एडिशन। फिर देखना क्या, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर की स्केलर, और ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब वेक्टर एडिशन। when there are when there are more than when there are more than two objects are present,
when there are more than two objects are present, gravitational intensity at any point is vector sum is vector sum of gravitational intensity because of individual mass ठीक है, भूलना मत। चलो अब सॉल्व करते हैं। पहले E1 को सॉल्व कर लेता हूं मैं। E1 देखो, इसको मैथमेटिकल अगर आपको लिखना है तो कैसे, यहाँ पर एक डायग्राम मैं आपको पहले ड्रॉ कर देता हूँ। मोर देन वन मास वाला है ना, इसको सोचो कि ऐसे मास है, दिस इज मास m1, दिस इज मास m2, दिस इज मास m3, this is mass m4, and here is the point, and I want to find out gravitational intensity. Suppose this is distance r1, okay, suppose this distance is a r2, suppose this distance is a r3, and this distance is a r4. Then ep will be equals to e1 bar plus e2 bar plus e3 bar प्लस E4 बार। E1 बार क्या आएगा, तो GM1 अपॉन R1 स्क्वायर। कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, R1 कैप, सॉरी माइनस R1 कैप, ठीक है, प्लस GM2 अपॉन R2 स्क्वायर। कौन सी डायरेक्शन में, माइनस R2 कैप। कहने का मतलब क्या है कि R2 बार तो इधर है, तो माइनस R2 इधर आएगा, ठीक है। कैप क्यों किया, क्योंकि हमें माइनस सिर्फ डायरेक्शन दिखानी थी, अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड ना बढ़ जाए, इसीलिए हमने यूनिट वेक्टर को चूज किया। ठीक उसी तरह हम थर्ड के लिए और फोर्थ के लिए भी कर सकते हैं, GM4 अपॉन R4 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस R4 कैप, ठीक है। अच्छा, ऐसे। और वेक्टर एडिशन का मतलब क्या है कि अगर वो ऑपोजिट में होगा तो कैंसिल हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐड हो जाएगा, इस तरह। यहाँ पर तो ऑपोजिट और सेम डायरेक्शन में नहीं है, कैसे करें, चलो करिए। E1 इज इक्वल्स टू G इंटू 4, और ये कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, कट हो गया। सो व्हाट इज द आंसर, G। ओके, अभी E2 क्या है, E2 इज इक्वल्स टू G इंटू 6 अपॉन 2 स्क्वायर, मतलब 4, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, ये 6/4 मतलब कि 3/2, तो 1.5G बोल सकते हैं। अब ये E1 और E2 के बीच में कितना एंगल है बच्चों, 60 डिग्री एंगल है। तो E नेट इक्वल टू, बच्चों पिछले वीडियो में भी सिखाया था कि ऐसे करना है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू कोस एंगल। व्हाट इज द एंगल, 60 डिग्री। अब कैसे सॉल्व करें, देखिए, तो ये हो गया। तो ई नेट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, पहला क्या है G, तो G का स्क्वायर, दूसरा क्या है 1.5G, तो उसका स्क्वायर, मतलब कि 2.25G स्क्वायर प्लस 2, अभी ये E1G और ये 1.5G, तो 2 इंटू 1.5G का स्क्वायर, और cos 60 का मतलब होता है 1/2। मैं पहले प्लस को थोड़ा इधर लिख देता हूँ, cos 60 का 1/2, तो यहाँ पर ये कट हो गया। सो व्हाट आंसर वी गेट स्टूडेंट्स, ये 2.25 हो गया प्लस 1, तो 3.25 जी स्क्वायर, और यहाँ पर 1.5 जी स्क्वायर, तो 3 प्लस 1 4, और ये हो गया 4.75। सो अंडर रूट 4.75 जी स्क्वायर, तो 4.75 का अंडर रूट जी, ऐसा आंसर हो गया, ठीक है। अब ये रूट आप निकाल लेना। अब कौन सी डायरेक्शन में होगा बच्चों, डायरेक्शन अगर आपको फाइंड करनी है तो कैसे करें, देखो यहाँ पर वेक्टर को एडिशन करके ऐसे करो,
तो ये हो गई नेट डायरेक्शन किसकी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की। इससे मुझे एक एग्जांपल और याद आ रहा है, ठीक है। ऐसा एग्जांपल आपको 12th में बहुत बार आएगा कि फॉर एग्जांपल सोचो कि ये है 4 किलोग्राम, ठीक है, अच्छी तरीके से देखना, ये है 6 किलोग्राम। आप पहले ट्राई करके देखना इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब मैं सेंटर पॉइंट लूं, सबसे पहली बात तो ये, तो क्या वहां पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी 0 होगी, नहीं, 6 किलोग्राम की वजह से उसकी ओर E6 और 4 किलोग्राम की वजह से उसकी ओर E4, both are in the opposite direction, so they will get cancelled. Okay, but you will not get 0 as an answer. Why? Because E6 is a more. तो इसका मतलब हमें कहाँ पर चलना होगा, थोड़ा अगर हम 4 किलोग्राम के पास आए तो क्या होगा कि इसका डिस्टेंस कम होगा और उसका डिस्टेंस बढ़ेगा, तो इसका मतलब इसकी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बढ़ेगी, किसकी, इसकी E4, और उसकी कम होगी जो कि पहले से ज्यादा थी। तो ऐसा पॉसिबल है ना बच्चों कि इसकी कम होके, थोड़ी कम होके और इसकी थोड़ी बढ़ के इक्वल हो जाए। ओके, सो वही क्वेश्चन है, एट विच पॉइंट ई नेट इक्वल्स टू 0, ठीक है। सपोज कि एक पॉइंट हम चूज करें, इसका डिस्टेंस यहां से हो x और यहां से क्या होगा 20 माइनस x, ठीक है। तो एट पॉइंट P, लेट एट P E नेट इक्वल टू 0, तो हम क्या बोल सकते हैं, E बिकॉज ऑफ 4 किलोग्राम इज इक्वल्स टू E बिकॉज ऑफ 6 किलोग्राम। You know they are in opposite direction, that's why. Now what is the gravitational intensity? 4 की वजह से क्या आएगी, G into 4 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द डिस्टेंस x, और इसकी वजह से G into 6 डिवाइडेड बाय क्या आएगी 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, हमें x फाइंड करना है, तो ये हो गया G कैंसिल, ठीक है। एक काम करता हूँ, थोड़ा इधर सिंप्लीफाई करने के लिए मैं जो ये 6 किलोग्राम है ना, उसकी जगह पर मैं 9 कर देता हूँ। अभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने 9 क्यों किया है। नाउ अब ये जो है इसमें x फाइंड करना है ना, तो हम क्या करेंगे, ये मेथड ही आप हर बार यूज करना बच्चों। क्या 6 का 9 कर देने की, नहीं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, इसका स्क्वायर रूट x, 9 का स्क्वायर रूट 3, इसीलिए मैंने 6 को 9 कर दिया। अगर 6 होता तो अंडर रूट 6 तो बहुत थोड़ा डेसिमल पॉइंट में आ जाता है, इसलिए। और नीचे क्या हो गया 20 माइनस एक्स। टेंशन मतलब आपको जो आंसर, जो प्रॉब्लम्स में जो मासेस और चार्जेस दिए जाएंगे वो ऐसे ही होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर ना भी हो तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 16 अगर दिया है तो यहाँ पर 4 और 16 होगा, तो 4 4 16, तो ये चाहे साइड 4 बचा ना, तो ऐसे कट होगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। तो ऐसा होगा, तो 20 टू जा 40 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 3x बोल सकते हैं। ओके, सो 40 इज इक्वल्स टू 5x, सो x इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 5, तो 8 सेंटीमीटर। तो हमें मिल गया क्या, therefore 8 सेंटीमीटर फ्रॉम 4 किलोग्राम E नेट इक्वल्स टू 0। समझ में आया अच्छी तरीके से आपको? हाँ, अच्छा देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर अगर ऐसा कुछ है कि स्क्वायर है और सभी जगह पर इक्वल मास रखे हुए हैं, एम 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 एम, तो इधर सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगी 0 न्यूटन पर किलोग्राम। याद रखना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर मैं यहाँ पर 4 मास और रख देता हूँ ऐसे, तो भी यूनिफॉर्म हो गया। कैसे, देखो ये वाला m इधर खींचेगा, ये वाला इधर खींचेगा, कैंसल, ये वाला इधर, ये वाला इधर कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल। ठीक उसी तरह
अगर आप सोचो कि रिंग है, एक रिंग है, ठीक है, क्या है बच्चों, रिंग। तो रिंग के सेंटर में भी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या आएगी, 0 आएगी। रिंग क्या, अगर आप दूसरा भी कुछ ऐसा सोचो कि जहां पर यूनिफॉर्म मास हो, अच्छा होलोस्फीयर, कैसा, होलोस्फीयर, हाँ बच्चों। तो होलोस्फीयर के अंदर भी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी 0 होगी, सॉलिड स्फीयर के अंदर नहीं होगी। ठीक है, पहले मैं आपको एक चीज बोल देता हूं कि ये गॉस लॉ है, जिसका डेरिवेशन यहाँ आपके सिलेबस में नहीं है, 12th में भी नहीं है। गॉस लॉ इलेक्ट्रिसिटी के लिए उसका डेरिवेशन है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल के लिए नहीं है। गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन, अच्छी तरीके से देखना। ये स्फीयर है, ठीक है, जिसका मास क्या है, m, डजंट मैटर इट इज होलो और सॉलिड। ओके, इफ वी ऑब्जर्व स्फीयर फ्रॉम आउटसाइड, कहां से ऑब्जर्व करते हैं, आउटसाइड, और फ्रॉम इट्स सरफेस, then its total mass, then its total mass is supposed to be concentrated at its center। कहने का मतलब क्या है कि सोचो कि इसका सेंटर यहाँ पर है, आप अगर उसको ऐसा देखते हो बाहर से, ये स्फीयर है और ये उसकी रेडियस है r, ठीक है, एक पॉइंट 1 है, एक पॉइंट 2 है और एक पॉइंट 3 है। अगर मुझे ये 1 है, उसका डिस्टेंस सोचो r है, इट इज ग्रेटर देन r। 2 जो है उसका डिस्टेंस तो r ही होगा, और 3 जो अंदर है। तो 1 पे अगर मुझे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी चाहिए बच्चों, तो 1 है, वो तो स्फीयर से बाहर है, आपको दिख रहा है। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक स्फीयर नहीं है, एक मास रखा हुआ है, कैसा, फॉर एग्जांपल ये 1 है, तो उससे कितनी दूरी पे, r दूरी पे एक मास रखा हुआ है m। सो डायरेक्टली यू कैन से इट इज gm/r², वेरी इजी राइट। अगर 2 पर जाके देखो, 2 पर तो भी स्फीयर नहीं दिखेगा, ऐसा दिखेगा जैसे एक पॉइंट मास है। तो ये 2 है, जिससे कितनी दूरी पे बच्चों, r दूरी पर, ऐसा सोचो कि आपने एक मास रखा है m। ओके, तो यहाँ पर भी आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, gm/r², वेरी सिंपल। लेकिन अगर E3 की बात करें बच्चों, E3, तो इसका मतलब ये पॉइंट तो अंदर है, स्फीयर के अंदर, और स्फीयर के अंदर सभी जगह पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होती है 0। ठीक है, क्यों 0 होती है, देखो सेंटर का तो हमने डिस्कस किया कि सारे मास एक इधर खींचेगा, एक उधर खींचेगा, एक इधर खींचेगा, एक इधर, एक इधर। लेकिन अगर कहीं साइड में रखा तो यहाँ पर, तो देखो इसके ऊपर मास जो है वो इतने ही है और बाकी सब मास इतने। लेकिन ये जो छोटे मास है, सॉरी कम मास है इतने, उसका डिस्टेंस भी तो कम है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है, अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, और इन सब का मास अगर ज्यादा है पर साथ में डिस्टेंस भी तो ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, ये डिस्टेंस के कंपैरिजन में, ये डिस्टेंस तो ज्यादा है, तो ये फोर्स और ये फोर्स कंपेंसेट करके नेट फोर्स 0 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। एक बात और है बच्चों, एक फॉर एग्जांपल मैंने एक मास रखा, ठीक है, ये एग्जांपल बहुत काम आएगा आपको। ठीक है, ये मास है 4 किलोग्राम, और मैंने पाया कि मैंने जैसे इसको छोड़ा, इस पे फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन। तो मैंने जिस पॉइंट पे उसको छोड़ा, वहां पर इंटेंसिटी कितनी होगी, तो बहुत सिंपल है, कितना फोर्स लग रहा था, 50 न्यूटन डिवाइड बाय उसका मास, 50/4। सो 50/4 कितना होगा, 25/2, तो 12.5, 12.5 न्यूटन पर किलोग्राम। समझ में आया, हाँ ऐसे। ओके, अभी सॉलिड स्फीयर की अगर हम बात करें बच्चों, ये जो मैंने दोनों डिस्कस किया ना, ये किसकी बात की थी, होलो स्फीयर की। ठीक है, सॉलिड स्फीयर का तो अभी हम नहीं लेंगे, वो ऐसा सोच रहा हूँ कि अगले लेक्चर में उसका एक डेरिवेशन ले लूँ, छोटा सा वीडियो बना के, और इंटीग्रेशन भी, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, इसलिए
कुछ और भी एक रिंग का भी डेरिवेशन में लेना चाहता हूँ, तो उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी सॉल्व कैसे की जाती है, ठीक है। अगर बड़ा मास है या सॉलिड स्फीयर है या ऐसी रिंग है, तो रिंग के यहाँ पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कैसे सॉल्व की जाएगी, ऐसी आधी रिंग है तो कैसे सॉल्व की जाएगी, या तो सोचो कि ये थोड़ा सा एंगल यहाँ पर बना रही है थीटा, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कैसी होगी, ये हम अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर एक बार इसका फॉर्मूला पता चल गया तो फिर क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू ई एम, देन इट इज वेरी सिंपल। एक बार हमें पता चल गया कि इस पर यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी है, फिर तो हमें पता चल जाएगा कि हम कोई भी मास यहाँ पे रखे तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, तो मास इंटू ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। समझ में आया अच्छी तरीके से। देखो होलोस्फीयर के अंदर आप कोई भी मास रख दो, उस पे हमेशा फोर्स कितना रहेगा, जीरो, ठीक है। ओके, तो आज हमने बहुत अच्छी तरीके से ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी डिस्कस किया। आशा रखता हूँ कि आपको थोड़ा सा इसमें समझ में आया हो, ठीक है। थैंक यू एंड नमस्कार।